ऐसा है जी, मैंने 2004 में शुरुआत की थी जी राजनीति की, और श्री कुलदीप बिश्नोई जी, भजनलाल जी के साथ अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। जी सब एक तो जो ना शीर्ष नेतृत्व जी जो बीजेपी का है, भारतीय जनता पार्टी का है, जी वो बहुत ही सुलझा हुआ साफ छवि का नेतृत्व है। जी भाई साहब, उनकी दुकानदारी कैसे चलेगी अगर वो आरोप नहीं लगाएंगे तो? जी लोग कैसे फिर उनसे इंप्रेस होंगे, कैसे उनके नजदीक जाएंगे? आरोप लगाएंगे तभी तो उनके नजदीक जाएंगे ना। जहाँ हार जाते हैं वहाँ आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये तो जो ना उनका एक, वो कहते हैं ना, शिकरू हिला पड़ा है और कुछ नहीं है। आज पार्टी जीरो पे आ गई है। बिल्कुल। वरना कभी लोग ये कहते थे कि भाई कांग्रेस पार्टी है, ये कभी खत्म नहीं होगी। बिल्कुल कहते थे ना, हम भी सुनते थे, हम भी बचपन से सुनता था। नो डाउट भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जी एक अच्छे जो है ना पैठ रखते हैं अपने प्रदेश के अंदर, जी लेकिन सबसे ज्यादा बंटाधार करने में उनका हाथ है। दोस्तों राम राम नमस्कार। सोनीपत में चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और सभी प्रत्याशी अब लगातार अपनी तैयारियां जो है वो और तेज करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब जो पहले मेरगढ़ रहा था वो भी हो चुका है और अब जैसे जैसे टिकट मिलने का समय नजदीक है वैसे वैसे प्रत्याशी भी अब काफी दौड़ में बढ़ने लगे हैं और नए नए प्रत्याशी, नए नए चेहरे काफी इस वक्त जो है आपके मैदान में उतर चुके हैं। जी हाँ, अब देखना तो यह होगा कि आखिर जनता किसको चुनेगी। और चलिए इसी को लेकर हम इस वक्त पहुंचे वार्ड नंबर 1 में। वार्ड नंबर 1 में मेरे साथ है हरिओम जी। तो एक बार हरिओम जी से बात करते हैं। हरिओम जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को, आपको जय श्री राम, नमस्कार। तो हरिओम जी, पहले तो एक बार आपकी राजनीति और आपका राजनीतिक करियर क्या रहा, एक बार वो जान लेते हैं। पहले वो बता दीजिए एक बार। ऐसा है जी, मैंने 2004 में शुरुआत की थी जी राजनीति की, और श्री कुलदीप बिश्नोई जी, भजनलाल जी के साथ अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। जी बस उसी के साथ रहा हूं हमेशा। लेकिन 2009-10 में जैसे ही हमारा गठबंधन हुआ था तो उस दौरान हम बीजेपी में आ गए थे। जी लेकिन कुलदीप जी के साथ मेरे फैमिली रिलेशन है। जी पार्टी मेरी भारतीय जनता पार्टी है। जी। तो अब आप गठबंधन जैसे हुआ था उस पर काफी सवाल खड़े हुए थे उस वक्त, तो क्या कुछ रहा, क्यों मतलब ऐसा हुआ कि सवाल बार बार खड़े होना, आरोप लगाना और फिर गठबंधन का टूटना, क्या कहना चाहिए इसको? वैसा है, देखो वो एक बीता हुआ समय है जी, उसको दोहराने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ना तो अब उस पैटर्न पर कोई इलेक्शन लड़ा जा रहा है। जी ठीक है, और अब सारा परिवार जो ना एक हो चुका है जी, तो उसके ऊपर तो कोई सवाल नहीं बनता। अब भारतीय जनता पार्टी में आप 2008 से हैं जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे भारतीय जनता 9-10 पार्टी? 10 चलिए 9-10 से भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? कुछ अलग खूबियां, कुछ अलग बातें, कुछ सच्चाई, कुछ गहराई? वैसे एक तो जो ना शीर्ष नेतृत्व जी जो बीजेपी का है, भारतीय जनता पार्टी का है, जी वो बहुत ही सुलझा हुआ साफ छवि का नेतृत्व है। जी और जिसका नेता ही साफ छवि का होगा ना, जी तो फिर नीचे वाले चाहे कोई भी नेता हो वो अपने आप ही सीधे रहते हैं। अब अगर थानेदार है, थाने में जी अगर वो रिश्वतखोर नहीं है ना, तो जो नीचे वाले जो सिपाही हैं या हवलदार है वो भी पैसा लेते हुए डरेंगे। अब भाई आदमी जो है ना हमारा सख्त है, SHO साहब, जी बिल्कुल, और वो ना तो लेते हैं कहीं ना कहीं और नौकरी ना खाने देते हैं। नौकरी का खतरा बना रहता है। बिल्कुल बना रहता है। जी और यही चीज है, देखो राजनीति में भी यही चीज है। जी। जब ऊपर का नेता तो जब अच्छा है तो नीचे वाले अपने आप सीधे हो जाते हैं। लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो बहुत ज्यादा है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आरोप लगाती रहती है और वो आरोप भी कोई छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े आरोप। भाई साहब, उनकी दुकानदारी कैसे चलेगी अगर वो आरोप नहीं लगाएंगे तो? जी लोग कैसे फिर उनसे इंप्रेस होंगे, कैसे उनके नजदीक जाएंगे? आरोप लगाएंगे तभी तो उनके नजदीक जाएंगे ना। जी, क्योंकि आरोप, चलो अब बात कर लेते हैं, क्योंकि आरोप का मुद्दा एक हमारे शहर का भी था, वोट चोरी का।
राई में एक ब्राजील मॉडल का जो बड़ा सवाल उठा था, 22 वोट जो है वो कहा गया था कि फेक डाली गई थी, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? भाई साहब एक तो जो है ना, आप भी देखते हैं जी जब इलेक्शन होता है, चाहे कोई भी इलेक्शन हो, जी चाहे पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे असेंबली का इलेक्शन हो, या फिर लोकसभा का हो, जी सभी पार्टियों के कैंडिडेट होते हैं, जी ठीक है, उनके ऑब्जर्वर होते हैं, उनके एजेंट होते हैं, जी ठीक है ना, और सारी प्रक्रिया एजेंट के द्वारा होती है, जी वो सभी पार्टी के बैठे हुए होते हैं। मानते हैं ना आप इस चीज बिल्कुल को? बिल्कुल सच है। अगर वहां फ्रॉड का अगर कोई मामला है जी तो एजेंटों ने क्यों नहीं उठाया? उस टाइम क्यों नहीं उठा? भाई एजेंट है, फॉर्म भरते हैं, उस पर साइन करते हैं, जी मशीनें होती हैं, मशीनों पे साइन होते हैं बकायदा, फिर वहां काउंटिंग के लिए जाते हैं, वहां उनके साइन चेक किए जाते हैं, सील चेक की जाती है। जी तो लोग ये सब जो है ना भाई साहब निराधार मुद्दा तो फिर मशीनों पर भी आरोप लगे थे कि ईवीएम भी हैक की गई थी। मैंने आपको भाई साहब वही तो बताया ना, जी। जो एक प्रक्रिया है, जी ठीक है, जिस पे उनके भी जो एजेंट बैठते हैं वो भी सहमत होते हैं, बीजेपी के भी सहमत होते हैं, इनलो के भी सहमत होते हैं, सभी पार्टियों के जी सहमत होते हैं, और हारने के बाद फिर आरोप लग जाते हैं। जी हारने के बाद आरोप लगते हैं ना। जी, बिल्कुल। इन्होंने लोकसभा में आरोप क्यों नहीं लगाए? बिल्कुल भाई लोकसभा में उनकी सीटें बढ़ी थी, उस टाइम उन्होंने आरोप क्यों नहीं लगाए? जी जहां हार जाते हैं वहां आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये तो जो ना उनका एक, वो कहते हैं ना, सिकरू हिला पड़ा है और कुछ नहीं है। जी और उस सिकरू हिलने की वजह से ही जो ना जी। आज पार्टी 0 पे आ गई है। बिल्कुल वरना कभी लोग ये कहते थे कि भाई कांग्रेस पार्टी है, ये कभी खत्म नहीं होगी। बिल्कुल कहते थे ना, हम भी सुनते थे, हम भी बचपन से सुनता था बिल्कुल। कि भाई कांग्रेस पार्टी कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन आज खत्म हुई पड़ी है, जी क्योंकि नेतृत्व नहीं है, नेतृत्व की कमी है। कांग्रेस के काफी जो अभी प्रत्याशी हैं वो बीजेपी में आ रहे हैं। भाई साहब जब जहां मुखिया ही नहीं होगा, किसी की इज्जत नहीं करेगा, बेतुके सवाल करेगा, है तो कौन है नापसंद करेगा? जबकि हरियाणा में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सबसे बड़ा मजबूत नेता माना गया है, उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है। देखो मैं एक जो ना थोड़ा सा निष्पक्ष आदमी हूँ, जी। झूठ नहीं बोलता मैं कभी। जी नो डाउट भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जी एक अच्छे जो है ना पैठ रखते हैं अपने प्रदेश के अंदर, जी लेकिन सबसे ज्यादा बंटाधार करने में उनका हाथ है। ऐसा क्या मतलब, ऐसा क्या लग रहा है कि वो वही बंटाधार कर रहे हैं इनका? हाँ, पार्टी का बंटाधार वही कर रहे हैं, जी अपने आदमियों को संभाल के नहीं रख पाए। अपने आदमियों में 10 मान लो कैंडिडेट है तो 10 को जो है ना उंगली लगा दी, हाँ भाई खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, जी तैयारी करो, तैयारी करो, तैयारी करो, तो नाराज तो होंगे ना। बिल्कुल ठीक है, फिर थोड़ा सा उनमें भेदभाव की भावना है, जी क्षेत्रवाद की भावना है, इस वजह से ना पार्टी फेल है। तो काफी गुटबाजी भी नजर आती है, जैसे एक पक्ष हुड्डा का है, दूसरा सुरजेवाला का है, फिर तीसरा शैलजा का है। भाई साहब ये तो जो है ना जी सारे एक अलग अलग गुट है इनके, जी चाहे आप शैलजा जी को लगा लो, चरणजीत जी को लगा लो, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को लगा लो, और तो और इनके घर में ही बाबू बेटा के अलग अलग गुट है। अच्छा, मतलब बाबू बेटा ही अलग हो गए। हाँ, बाबू बेटा के अलग गुट है। अच्छा हाँ जी, तो फिर राजनीति में फिर कैसे करियर बढ़ेगा, फिर लोगों को कैसे संभाल पाएंगे? भाई साहब इसीलिए तो फिर डाउन होती जा रही है। खत्म होने का कारण तो यही है ना, जी चलिए, नेतृत्व की कमी। अब एक और बड़ी बात आ रही है सामने। कुछ लोगों ने कहा, विपक्ष ने कहा कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो 4-5 लोगों के प्रधानमंत्री हैं। 4-5 लोगों के कैसे? वो देखो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, 36 बिरादरी के प्रधानमंत्री हैं, सभी पंथों के, सभी धर्मों के प्रधानमंत्री हैं। उनका कहने का मकसद था, जैसे अपना अंबानी अडानी उनके लिए सबसे ज्यादा, फिर अगर बात करें अमित शाह उनके साथ ज्यादा, बाकी तो फिर किसी के बारे में तो सोचते ही नहीं है। विपक्ष ही कहना है ये भाई साहब जी। मैं आपको बताता हूं, जी जब कांग्रेस की सरकार थी
कांग्रेस ने किसी को तो पाला है, बिल्कुल पाला है कि नहीं पाला है? बिल्कुल। उनका वो बॉर्डर आसाद जी जो है जी क्या थे पहले, आज क्या है? बिल्कुल सच है। तो उन्होंने तो अपने घर वाले को पाला है। इन्होंने तो चाहे टाटा को ले लो, चाहे बिरला को ले लो, चाहे अडानी को ले लो, इन्होंने तो सभी को जो है ना एक योग्यता के आधार पे, कोटेशन के आधार पे, कोई ऐसा नहीं है भाई साहब, एक प्रोसेस है ये कि भाई ऐसे किसी को काम नहीं मिल जाता। सभी से जो ना पहले कोटेशन मांगे जाते हैं, उनके रेट मांगे जाते हैं जी। और फिर रेट डिसाइड करता है कि भाई किसकी कोटेशन कम आई है जी। ठीक है, उसी के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर फिर आगे जो है कोई भी काम दिया जाता है। यही प्रोसेस होता है। चाहे आप गवर्नमेंट के में लगा लो, ठीक है, चाहे आप निगम में लगा लो, चाहे किसी भी उसमें लगा लो, फील्ड में यही प्रोसेस होता है। चलिए, ये तो थी बातें थोड़ी ऊपर की विपक्ष की। अब हम आ जाते हैं सोनीपत में। जी। सोनीपत में नगर निगम के ऊपर बड़े आरोप लगे थे। आम आदमी पार्टी ने पीछे धरना भी दिया था और आरोप लगाया था कि नगर निगम में बड़ा घोटाला हो रहा है। सबसे बड़ा घोटाला जो हर घर से 50 रुपए 100 रुपए जो लिए जा रहे हैं, उसकी सच्चाई क्या थी? वैसा है, देखो जी, 50 रुपये 100 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है जी। मेरा अपना मानना ये है, अच्छे से जो है जो कर्मचारी हैं वो काम कर लें जी, सफाई कर लें। बिल्कुल। 50 रुपये 100 रुपये हर किसी के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है जी। दूसरी बात रही आपकी जो भ्रष्टाचार हुआ था जी, जैसे पता लगा भ्रष्टाचार का, जी, सस्पेंड हो बैठे हैं, 2 अधिकारी को सस्पेंड किया गया। सस्पेंड हो बैठे हैं जी, बाकी की जांच चल रही है। जी, देखो जब चोर पकड़ा जाता है ना तभी कार्रवाई होगी। जी, जैसे पकड़े गए हैं, और आप ये देखो कि 8 महीने वैसे हुए हैं जैन साहब को सीट पर बैठे, बिल्कुल 8 से 9 महीने हुए मैक्सिमम, 9 महीने मान के चलो, बिल्कुल। 8-9 महीने हुए हैं। जब हम घर बनाते हैं, जो उस घर के अंदर जब घुसते हैं ना, जी। तो हमारे को तो कई महीनों लग जाते हैं कि हाँ भाई हमारी ये कोण जो है ना यहाँ है, ये कोण वहाँ है, जी। ये उस दिशा में है, ये उस दिशा में है, ये पता चलने में। जी, बिल्कुल। वो तो एक निगम है। तो निगम का जैसे जैसे जैन साहब को पता चला है, जी, पब्लिक की फीडबैक आई है या अधिकारियों की फीडबैक आई है, उसी के आधार पर उन्होंने कार्रवाई करवा दी। जी। चलिए, आप बात कर लेते हैं आपके वार्ड की। आपके वार्ड में आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी बड़ी प्रमुख समस्या रही जिससे आपको लगा कि आपको मैदान में उतरना चाहिए? भाई साहब, मैदान में तो जो है ना, जी, चाहे समस्या है या नहीं है, जी, जो राजनीति में आ गया तो उनकी इच्छा रहती है कि भाई मैं भी कभी न कभी कोई ना कोई इलेक्शन लड़ूं, जी, ठीक है ना। इसीलिए जो है भाई मेरे को 2004 से राजनीति में है, जी, तो लगा कि मेरे भाई हैं, वो कहने लगे भाई हरिओम तेरे को बहुत समय हो गया है जी। और भाई तेरे को भी ट्राई लेनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो फिर आपको उस क्या, कोशिश में फिर भी आपको क्या लगता है कि आपके वार्ड में कुछ ऐसी समस्याएं थी, कुछ ऐसे कारण थे कि जिसमें आपको लग रहा है कि आप मैदान में आए हो? ऐसा भाई साहब देखो, समस्याएं तो चलती रहती हैं जी, लेकिन जब कोई भी आदमी सोच लेता है ना, ठान लेता है कि भाई मुझे तो ये मेजर समस्या है और इसका निपटान करवाना है, जी। और ऐसा करवाना है कि आगे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें कि हाँ भाई वो फलाना एमसी आया था और उसने ये काम करवाया था। जी, बिल्कुल। हमारे को तो अगर पार्टी मौका देती है ना, जी। एक ही बार बनूंगा, दोबारा मैं टिकट भी नहीं मांगूंगा, जी, लेकिन एक ही बार में ऐसा काम करके दिखा देंगे। आगे हमारे वार्ड नंबर 1 के जो ना पुश्तों तक बच्चे याद रखेंगे कि हाँ भाई वार्ड में कोई जो है ना ऐसा एक हमारा एमसी आया था, जी, तो उसने ये काम करवाया, एक मील का पत्थर साबित होकर दिखाएंगे। जी। तो हम वही जानना चाहते हैं कि आप अपनी जनता के लिए ऐसा क्या कुछ स्पेशल लेके आ रहे हैं कि लोग याद रखेंगे हरिओम शर्मा को ही था? देखो, एक तो पानी है, जी, रोड है, बिजली की तारें वगैरह हैं, जी, सीवर हैं, ये हर कोई आता है अपने हिसाब से करता है। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आती है, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, जी, ठीक है, ऑनलाइन में अपडेट रहना बहुत जरूरी होता है। जी, बिल्कुल। और जो मेरे ही वार्ड के नहीं, हर किसी वार्ड का, देखो एक तो सेक्टर का एरिया है, वो तो पढ़ा लिखा एरिया है, बिल्कुल पढ़ा लिखा है, ठीक पोस्ट है, एरिया है। वो पोस्ट एरिया है, वो लोग पहले से ही अपडेट हैं। जी, लेकिन ये जो मेरा एरिया है ये थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है, जी, यहाँ इसमें अनपढ़ भी रहते हैं, पढ़े लिखे भी रहते हैं, लेकिन अनपढ़ों की और जो है ना थोड़ा मोबाइल वगैरह जो ना चलाने वालों के लिए, अपडेट ना रहने वालों की
संख्या ज्यादा है। बिल्कुल। तो इस तरह की जो जगह है, इनमें टाइम टू टाइम कैंप लगने चाहिए जी। उन कैंपों के आधार पर दोनों देखना चाहिए कि भाई हमारे कितने इसमें पॉपुलेशन है, कितनी अपडेट हो चुकी है आईडी, कितने आधार कार्ड अपडेट हो चुके हैं, ठीक है ना। क्योंकि आजकल जो फैसिलिटी है वो उसी के आधार पर मिलती हैं। बिल्कुल सच। फैमिली आईडी के आधार पर मिलती हैं। बिल्कुल, ठीक है ना, उनको अपडेट रखना बहुत जरूरी है जी। दूसरा, हमारे जो बच्चे हैं यहाँ से 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर जाते हैं कोचिंग के लिए, वहाँ लाइब्रेरी में बैठते हैं जाके। जी। तो हमारे एरिया में जो सरकारी जमीनें पड़ी हैं, उनका जो इस्तेमाल, जो सरकारी कम्युनिटी सेंटर पड़े हैं, बिल्कुल उनका इस्तेमाल होना चाहिए। उनको ताले लगे पड़े हैं, उनमें कुत्ते लौट रहे हैं, सूर लौट रहे हैं, जी उनको खुलवाना है। जी। उनको मेंटेन रखने का काम एमसी का रहेगा। वहाँ इनमें कोचिंग सेंटर लगाएंगे, जी ठीक है, या फिर लाइब्रेरी वगैरह का करवाएंगे, जी। जिससे हमारे बच्चे जो है वहां जाके पैसे न देके यहाँ फ्री में अपनी कोचिंग कर सके। जी। ये तो शिक्षा में एक नया आयाम जोड़ने जा रहा है भाई साहब, जब हमारी नींव बच्चे हैं, जी। अगर हम अपनी नींव को मजबूत नहीं करेंगे जी। तो फिर कैसे काम चलेगा। बिल्कुल। फिर दूसरा, ये जो एरिया है सारा बेचारा गरीब तबका है, सारे दिहाड़ी मजदूरी वाले आदमी हैं। बिल्कुल। अब ये वहाँ कोचिंग वाले लेते हैं, कोई 4-4 हजार लेता है, कोई 5-5 हजार लेता है। जी जी। और उसको भी छोड़ो, अगर वो लाइब्रेरी में भी अगर जाते हैं जी। तो हजारों रुपए लेते हैं वो वहाँ बैठने के। बिल्कुल बिल्कुल। देखो वो कौन सा वहाँ दूसरे जगह चकला के लेकर हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं, खाली बैठ कर हुए हैं बेचारे, जी। एकांत में है, पढ़ रहे हैं वहाँ जाकर है। तो यही एटमोस्फेयर अगर उनको अपने यहाँ पास में मिलेगा, फ्री में मिलेगा, जी। तो उसका फायदा यहाँ उठ जाएगा उनको। बिल्कुल। उनकी फैमिली की इनकम भी बचेगी, जो उनका एक्सपेंसेस है वो बचेंगे, जी। तो वो पैसा और कहीं लगेगा, बच्चों के ऊपर नहीं लगेगा। तो इस तरह के भाई साहब अपने तो एक सोच है। जी जी। हरिओम जी, आप अपने वार्ड की जनता से क्या कहेंगे? जी, मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं अपने वार्ड की जनता से जी। और अपनी पार्टी से। देखो, पार्टी ने टिकट देनी है, बिल्कुल, जिसको भी देगी हम उसके साथ रहेंगे तन मन धन से। लेकिन अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया और मेरे वार्ड की जनता ने मुझे मौका दिया, आशीर्वाद दिया, तो ऐसा काम करके दिखाएंगे, एक ही बार बनेंगे, लेकिन जनता कहेगी कि बार बार हरिओम चाहिए। जी। ऐसा काम करके दिखाएंगे। चलिए, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 1 से हरिओम शर्मा, आपके बीच, आपके प्रत्याशी। तो ध्यान रखें, आप भी अपने मत का प्रयोग वहीं करें जहां आपको 5 साल पछताना ना पड़े, क्योंकि एक पढ़ा लिखा, एक समझदार अगर प्रत्याशी आपके बीच आता है तो आपके बारे में सोचेगा, वरना ध्यान रखें आपके 5 साल फिर से बेकार हो गए और 5 साल आपको फिर उसी जिंदगी में गुजारना पड़ेगा जो आप जी रहे हैं। तो ऐसे जुड़े रहे ताजा खबरों के साथ हमारे लिए। राम राम, नमस्कार, जय हिंद।